प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो आधार खींच लेते हैं। तो ये देखिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हमने आधार खींच लिया। तो ये बस स्केल से नापना है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम ऐसे ही नहीं दे सकते, इसके लिए हमें लंब समद्विभाजक खींचना होगा और लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको प्रकार की सहायता लेनी होगी। ये देखिए प्रकार है। अब इसको आधे से ज़्यादा फैलाना है। ये देखिए इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा। तो आधा क्या होता है? आधा ये है। देखिए यहाँ पे आधा ये है, तो आधे से ज़्यादा फैलाइए। ये देखिए आधे से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो आधे से ज़्यादा फैलाइए और उसके बाद यहाँ पे परकाल की नोक रख के आपको ऊपर चाप लगाना है और नीचे चाप लगाना है। ये देखिए ऊपर चाप लगा दिया, आधे से ज़्यादा लेके ऊपर चाप लगाया और ये देखिए नीचे चाप लगा दिया। अब उतना ही जो नपा है इसको गड़बड़ नहीं करना है, यही रखना है। और फिर अब बिंदु बी पर या बी को केंद्र मानकर अब पहले वाले चाप को क्रॉस करना है। ये देखिए यहाँ पे और नीचे भी क्रॉस करना है। तो यहाँ पे रखा और इसको क्रॉस कर दिया। तो अब ये 2 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। तो पहला पॉइंट ये है, ये देखिए ये पहला पॉइंट है ऊपर वाला और ये नीचे वाला पॉइंट है। दोनों को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये देखिए ये मिला दिया। तो ये लंब समद्विभाजक है, इसे हम पी क्यू नाम दे सकते हैं। पी और क्यू। चलिए अब इसके बाद हमें ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जहाँ ये प्रतिच्छेदी बिंदु है यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओ नाम दे दिया। तो ये देखिए ओ बिंदु है। अब हमें ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर के बराबर फैला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 के बराबर फैला लिया है। अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर लंब समद्विभाजक पर 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगा देते हैं। ये देखिए ये लगा दिया। अब जहां पर ये चाप लगा है वहां पर हम बिंदु ए नाम दे देते हैं। सॉरी ए बी तो यहाँ पे दे दिया है, तो अब हम सी नाम यहाँ पे दे देंगे। सी ए बी सी हो जाएगा। अब सी को ए से मिलाया और सी को बी से मिलाया। तो सबसे पहले आपको रेखाखंड खींचना है, उसके बाद आपको लंब समद्विभाजक और उसी लंब समद्विभाजक में आपको 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक चाप लगा देना है। और जहां पर ये चाप लंब समद्विभाजक यानी पी क्यू को क्रॉस करेगा वहां पे आपको सी बिंदु नाम दे देना है और सी को क्रमशः ए और बी से मिला देना है। इसके बाद हमें ज्यों का त्यों जैसे पहले करते थे उसी प्रोसेस को अपनाना है, यानी कि ये जो है न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच देना है यहाँ पर। आप चाहें ये वाला जो लंब समद्विभाजक नीचे खिंचा है इसको आप मिटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है नीचे। और यदि आप बना ही रहने दें तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए न्यून कोण खींच लेते हैं। तो न्यून कोण अपने मन से कोई भी एंगल लेके इस तरीके से खींचा जाता है। हम लोग पहले जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें सब में यही किया है। ये देखिए न्यून कोण हमने कर लिया है और यहाँ पे हमने नाम दे दिया है ए बी ए एक्स। एक न्यून कोण बन गया बी ए एक्स। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि रचना के चरण कितने लिखने चाहिए। तो रचना के चरण डिपेंड करते हैं आपकी क्रियाविधि यानी एक्टिविटी पर, कि कितनी एक्टिविटी आपने की है।
अधिकतर आप 8 तक लिख सकते हैं, 8-9 तक, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रचना के चरण या रचना के पद वही बताते हैं जो आपने रचना की है। तो इसमें कोई लिमिटेशन या कोई बाध्यता नहीं होती है, आप चाहें जितने चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि जांचने वाले को केवल ये पता होना चाहिए कि आपने जो किया है वो आपने लिखा है कि नहीं। तो न्यून कोण खींचने के बाद हम देखते हैं हमें अनुपात कितना दिया गया है। तो अनुपात दिया गया है 1:1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2। तो त्रिभुज बनाना है, इसलिए बड़ी भुजा 3 यानी 3 चाप यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इस चित्र में हम 3 बराबर बराबर चाप लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्रकार को छोटा किया और हमने 3 बराबर चाप लगाए, 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर ये तीसरा चाप लगा दिया। अब इसको हम नाम दे सकते हैं A1 A2 A3, A1 A2 और A3। अब आखिरी वाले चाप को हम भुजा की आखिरी बिंदु यानी कि B से मिला देते हैं, इस तरीके से। ये मिला दिया। अब हमें समांतर रेखाएं खींचनी है। इसके लिए प्रकार को कितना भी अपनी इच्छानुसार, कम से कम भी रहना चाहिए, अपनी इच्छानुसार फैला लेते हैं और फिर यहाँ पर रख के एक चाप लगा देते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, ये लगा दिया। यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया था 1:1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3/2। तो इसमें पहला 3 पर चाप लगाया है, ये देखिए A3 पर। अब दूसरा हमें A2 पर अर्धवृत्त बनाना है, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। तो चलिए, जितना ये हमने नापा था यही जो है नपाया, यहाँ पे जो रखा था A2 पर रखकर हम अर्धवृत्त बना देते हैं। तो इस तरीके से बना देना है। ये देखिए, ये बन गया। इसके बाद हम इसका एंगल नापेंगे, कितना कोण है ये। तो यहाँ पे रखा और इसका एंगल नापने के लिए हमने आगे और बढ़ा दिया, ये देखिए। और ये पॉइंट देखते हैं कितना है। ये और कम किया और कम किया, ये देखिए, ये नाप लिया, ये कोण नाप लिया, इतना है। तो इस वाले पॉइंट पर रखकर, इस वाले पॉइंट पर इसको कट करेंगे। तो ये यहाँ पे कट हुआ है। तो जिस पॉइंट पे भी ये कट हुआ है वहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं और A2 को उससे मिला देते हैं। तो देखिए, हम A2 को इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पे रख के मिला देते हैं। तो ये इसके समांतर एक रेखा है। अब यहाँ पे हम P नाम दे देंगे, P, जहाँ पे ये लाइन कट रही है। अब ऊपर भी इसी तरीके से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो प्रकार को बिंदु B पर रखेंगे, प्रकार की नोक, और अपने मन से कोई भी चाप इसको थोड़ा घटा भी सकते हैं। और अब हम बिंदु B की तरफ बढ़ेंगे और बिंदु B से कोई एक चाप लगाएंगे। ये देखिए, ये लगाया और उतना ही चाप बिंदु P पर रखकर लगा देना है। ये देखिए, अर्धवृत्त बिंदु P पर बनेगा। तो इसको जरा संभाल के बनाना है, इस तरीके से। अब इस एंगल को नाप लेना है कि ये कितना है। थोड़ा सा कम करिए और कम, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे रख के इस जो जहाँ पर ये प्रतिच्छेदी बिंदु है यहाँ पे रख के इसको काट दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे कैंसिल होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और P को इस पॉइंट से मिला देते हैं, ये देखिए, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। तो ये समांतर है और यहाँ पे हम C' नाम दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से त्रिभुज ABC और त्रिभुज APC' की रचना हो जाएगी। अब हम रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण में हम चित्र की हेल्प लेंगे, ये जो हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले AB बराबर 8 सेंटीमीटर हमने खींचा था, ये देखिए यहाँ पे। तो वही हम लिख लेंगे।
सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, इस तरीके से। इसके बाद फिर से चित्र रखेंगे और ए बी का लंब समद्विभाजक फिर हमने आधे से ज़्यादा लिया था, आपको ध्यान हो, पी क्यू खींचा था, पी से क्यू तक, तो वही लिख लेंगे। तो जो हमने खींचा था सबसे पहले उसी को हम लिख लेंगे। ये देखिए पी से लेके क्यू तक हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का लंबवर्धक पी क्यू खींचा, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद लिखेंगे जो ए बी को ओ पर मिलता है, ये देखिए जो ए बी को ओ पर मिल रहा है यानी ऊपर काट रहा है, तो आगे लिखेंगे जो ए बी को ओ पर मिलता है, जो ए बी को ओ पर मिलता है। इसके बाद ओ को केंद्र मानकर लंबवर्धक पी क्यू पर ही 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, ये देखिए ओ को केंद्र माना था और 4 सेंटीमीटर का चाप इसी लंबवर्धक पी क्यू पर लगाया था यहाँ पर, तो वही हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा ओ को केंद्र मानकर लंबवर्धक पी क्यू पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो सी पर मिलता है। नेक्स्ट स्टेप, ये जो सी था, सी पर मिलता था, तो सी को ए और बी से मिलाया, तो लिखेंगे हम सी को ए और बी से मिलाया, इस तरीके से। इसके बाद चित्र की बात करें तो हमने फिर त्रिभुज बनाने के बाद न्यून कोण बी ए एक्स की रचना की थी, आप देख सकते हैं न्यून कोण बी ए एक्स बनाया, तो वही लिखेंगे 5वें पॉइंट में, न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। इसके बाद जो आपको किरण दिख रही है ए एक्स, इस पर 3 समान चाप A1 A2 A3 लगाए हुए थे किरण ए एक्स पर, तो वही लिखेंगे 6वां पॉइंट, किरण ए एक्स पर समान चाप A1 A2 A3 लगाए। इसके बाद हमने चित्र में देखा जाए तो A3 को B से मिला दिया था, तो यही लिख लेते हैं, A3 को B से मिलाया। इसके बाद हमने BA3 के समांतर PA2 खींची और BC के समांतर PC डैश खींची थी, तो दोनों को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब जैसे ही समांतर खींची त्रिभुज की रचना हो जाती है, आप देखेंगे चित्र में, ये देखिए इसके समांतर ये वाली लाइन और इसके समांतर ये वाली लाइन खींचने के बाद त्रिभुज ABC और APC डैश की रचना होती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज APC डैश की रचना होती है। अब हम इसका औचित्य देंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे औचित्य। तो औचित्य में हमें चित्र की ज़रूरत होगी, ये देखिए ये चित्र है और इसमें ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे ABC में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में आप देख पा रहे होंगे BC के समांतर है PC डैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC समांतर PC डैश, PC डैश है, तो बड़ी भुजा के अनुपात में हम छोटी भुजा लिखेंगे, यहाँ पर भी बड़ी भुजा के अनुपात में हम छोटी भुजा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे AC बटे AC डैश, यहाँ पे लिखेंगे AC बटे AC डैश बराबर, यहाँ पे देखिए AB बटे AP, बड़ी भुजा के अनुपात में छोटी भुजा यानी कि AP, तो AB बटे AP, AB बटे AP, ये है थेल्स प्रमेय से, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABA3 में, नीचे वाला त्रिभुज ABA3 में देखिए ये बना हुआ है, ABA3 में लिखेंगे त्रिभुज ABA3 में BA3 के समांतर है PA2, BA3 समांतर PA2, इसलिए बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा यानी कि AB बटे AP, AB बटे AP बराबर, यहाँ पर भी बड़ी भुजा क्या है AA3 के बटे छोटी भुजा AA2, तो AA3 बटे AA2, इसको भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिख सकते हैं और समीकरण बना देंगे 2। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, समीकरण 1 व 2 से, यदि हम लिखें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से,
तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो AC बटे AC डैश बराबर AA3 बटे AA2, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एक सी चीज है। AA3 क्या है, A से लेके A3 तक कितने चाप लगे हुए हैं, पहले इसको ज्यों कहते हैं लिखा ऊपर का नीचे, और AA3 देखिए चित्र में कितना है। A से लेके A3 तक 3 चाप लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और A से लेके A2 तक 2 चाप लगे हैं, इसलिए लिखेंगे 2। तो इसलिए AC अनुपात AC डैश बराबर 3:2, जो कि एक सही 1/2 के बराबर है, जो कि सत्य है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।